मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियां। प्रीवियस एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपका एचटेट का एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि एचटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा ग्रुप सी का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को समझना और मैं मैप के द्वारा आपको ये हरियाणा की नदियों वाला टॉपिक करवाऊंगा। तो आज क्लास रहेगी पार्ट 1। ठीक है, आज जो हरियाणा की नदियों वाला टॉपिक है इसकी आज पहली क्लास रहेगी पार्ट 1। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में कितनी नदियां हैं अकॉर्डिंग टू एचएसएससी। तो एचएसएससी के अनुसार हरियाणा के अंदर 9 नदियां हैं। ठीक है, और झीलें कितनी हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में झीलें कितनी हैं। तो एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में 5 झीलें रहेंगी। ठीक है, और नदियां रहेंगी हरियाणा के अंदर 9 नदियां। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर मतलब नदियों के आधार पर मतलब हरियाणा का जो भौगोलिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार कितने अपवातंत्र हैं। तो हरियाणा के अंदर नदियों के 2 अपवातंत्र रहेंगे। एक तो रहेगा उत्तरी अपवातंत्र, उत्तरी अपवातंत्र, और एक रहेगा दक्षिण अपवातंत्र, दक्षिण अपवातंत्र। तो हरियाणा की नदियों को 2 अपवातंत्रों में बांटा गया है हरियाणा के अंदर, एक तो उत्तरी अपवातंत्र, एक दक्षिण अपवातंत्र। उत्तरी अपवातंत्र में जो हरियाणा का जो ऊपरी हिस्सा है, हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि इसमें आएगा उत्तरी अपवातंत्र में आएगा हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र, और दक्षिण अपवातंत्र में आएगा हरियाणा का जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा के दक्षिण में है अरावली क्षेत्र, और शिवालिक क्षेत्र हरियाणा के उत्तर में है। तो उत्तरी अपवातंत्र में तो आएगा हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र, और दक्षिण अपवातंत्र में आएगा अरावली क्षेत्र। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां हैं। तो नदियों की बात करें तो नदियां रहेंगी शिवालिक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा नदियां हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा नदियां किस क्षेत्र में है। तो आंसर रहेगा शिवालिक क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी अपवातंत्र में सबसे ज्यादा नदियां हैं। और अगर झीलों की बात करें कि हरियाणा में झीलें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है, तो झीलें रहेंगी हरियाणा का जो दक्षिण अपवातंत्र है, यानी कि अरावली क्षेत्र। हरियाणा का जो अरावली क्षेत्र है उसमें झीलें सबसे ज्यादा रहेंगी हरियाणा में, और नदियां रहेंगी उत्तरी अपवातंत्र यानी कि शिवालिक क्षेत्र में। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां रहेंगी, और एचएसएससी के अनुसार हरियाणा के अंदर 9 नदियां हैं। ठीक है, तो आपको 9 को टिक करना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी नदियां हैं, तो एचएसएससी के अनुसार हरियाणा के अंदर 9 नदियां हैं। फिर सबसे ज्यादा नदियां रहेंगी हरियाणा में उत्तरी अपवातंत्र में, यानी कि शिवालिक क्षेत्र में। तो आज हम करेंगे मतलब जो हरियाणा की नदियों का जो पहला जो ये टॉपिक है, यानी कि मतलब पार्ट 1। तो इसमें आज कराएंगे हरियाणा का उत्तरी अपवातंत्र की जो नदियां हैं वो। ठीक है, यानी कि शिवालिक क्षेत्र की जो नदियां रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनमें मुख्य नदी कौन सी है। तो हरियाणा की मुख्य नदी रहेगी, हरियाणा की मुख्य नदी या प्रमुख नदी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि हरियाणा की प्रमुख या मुख्य नदी कौन सी है। तो यमुना नदी है। और हरियाणा की दूसरी मुख्य नदी कौन सी है, तो दूसरी मुख्य नदी रहेगी घग्गर नदी। हरियाणा की मुख्य नदी यमुना नदी है, दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी रहेगी। अब बात करें कि जो उत्तरी अपवातंत्र है इसमें कितनी नदियां आती हैं, तो इसमें 5 नदियां आती हैं, और दक्षिण अपवातंत्र में 4 नदियां आती हैं। अब बात करें कि जो दक्षिण अपवातंत्र है, दक्षिण अपवातंत्र की मुख्य नदी कौन सी, यानी कि हरियाणा का जो अरावली क्षेत्र है जो दक्षिण में है उसकी मुख्य नदी कौन सी है। तो हरियाणा की दक्षिण अपवातंत्र या अरावली क्षेत्र की मुख्य नदी रहेगी साबी नदी, साबी नदी या साहिबी नदी, साहिबी नदी भी बोलते हैं इसको। तो दक्षिण अपवातंत्र की मुख्य नदी रहेगी साबी नदी, और उत्तरी अपवातंत्र की मुख्य नदी रहेगी यमुना नदी। उत्तरी अपवातंत्र की मुख्य नदी यमुना नदी, और दक्षिण अपवातंत्र की मुख्य नदी साबी नदी रहेगी। और हरियाणा की मुख्य नदी मतलब पूरे हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनमें मुख्य नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। और दूसरी मुख्य नदी तो आंसर रहेगा घग्गर नदी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो बरसाती नदियां होती हैं, यानी कि उनको मौसमी नदियां भी बोलते हैं। मतलब जब बरसात आती है तो तब वो नदियां दिखाई देती हैं, यानी कि तब वो चलती हैं। तो हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी कौन सी है, तो आंसर रहेगा घग्गर नदी। हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी, तो हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी रहेगी घग्गर नदी। अब बात करें कि हरियाणा की पवित्र नदी कौन सी है, यानी कि हरियाणा की कौन सी नदी है जो पवित्र नदी है। तो हरियाणा की पवित्र नदी
तो हरियाणा की पवित्र नदी रहेगी सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा की पवित्र नदी रहेगी। और जैसे कि जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो उसी तरह की हर राज्य के भी प्रतीक चिन्ह होते हैं, राजकीय चिन्ह। तो हरियाणा की राजकीय नदी कौन सी है? तो हरियाणा की राजकीय नदी रहेगी सरस्वती नदी। हरियाणा की पवित्र नदी रहेगी सरस्वती नदी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा की राजकीय नदी क्वेश्चन पूछे तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी। हरियाणा की पवित्र नदी पूछे तो भी आंसर रहेगा सरस्वती नदी। अब हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थल यानी कि वो कहां से निकलती हैं, एक तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नदियां हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, यानी कि किस जिले से प्रवेश करती है या किस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। या फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उसका बहाव क्षेत्र, यानी कि इस नदी का बहाव क्षेत्र किस जिले में है, किस जिले में नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी की। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल रहेगा उत्तराखंड से। अगर राज्य की बात करें तो राज्य रहेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य रहेगा। और उत्तराखंड में ये कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड में एक हिमनद है, हिमनद को ही ग्लेशियर बोलते हैं। जो ग्लेशियर होता है वही हिमनद होता है। तो उत्तराखंड में एक हिमनद है और हिमनद का भी नाम है जिसे बोलते हैं, हिमनद में एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में जो हिमनद ग्लेशियर है, तो हिमनद ग्लेशियर पर एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और ये जो यमुनोत्री नामक स्थान है इसी को बोलते हैं अर्कीदून भी बोलते हैं, अर्कीदून, ठीक है। या फिर इसको बंदरपूछ की पहाड़ी भी बोलते हैं, बंदरपूछ की पहाड़ी। तो इनमें से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और जो हिमनद है यानी कि जो ग्लेशियर है वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और ये जो यमुनोत्री नामक स्थान है या पहाड़ी है, तो इसको अर्कीदून की पहाड़ी भी बोलते हैं या बंदरपूछ की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ से रहेगा यमुना नदी का उद्गम स्थल। फिर ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। अगर एक जगह की बात करें कि हरियाणा में किस जगह से प्रवेश करती है, तो आंसर रहेगा कलेसर। हरियाणा में ये कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा के अंदर किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है? तो हरियाणा के अंदर दो राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो यमुनानगर के अंदर है, और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो गुरुग्राम के अंदर है। तो जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो यमुनानगर के अंदर है, तो वह उसके पास से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है, उससे पास से होकर गुजरती है। और हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो यमुनानगर जिले से करती है। और यमुनानगर जिले में कहां से? तो ये कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है, कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। और ये फिर यमुनानगर में अथीनी कुंड, जो अथीनी कुंड बैराज है, अथीनी कुंड बैराज से होकर निकलती है, अथीनी कुंड बैराज से होकर गुजरती है। और एक स्थान है ताजेवाला, तो ताजेवाला नामक स्थान से होकर गुजरती है ये यमुना नदी। फिर इसके बाद ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी फिर ये आ जाती है करनाल, करनाल जिले के बाद फिर ये पानीपत, फिर पानीपत के बाद ये सोनीपत, सोनीपत के बाद ये दिल्ली। और दिल्ली में एक ओखला बैराज है, तो यमुना नदी पर है ओखला बैराज, ठीक है। फिर ये फरीदाबाद, फरीदाबाद होते हुए फिर ये पलवल, और पलवल में एक स्थान है जिसका नाम है असनपुर, ठीक है। पलवल के असनपुर से ये चली जाती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश किस स्थान से करती है, तो पलवल के असनपुर से प्रवेश करती है। और फिर ये इसके बाद चली जाती है उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद होता था। तो फिर ये पलवल के असनपुर से फिर ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं
कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर जाकर मिलती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिलती है यमुना नदी। क्वेश्चन पूछे कि भारत में जितनी भी नदियां हैं, तो भारत में सबसे बड़ी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी, तो सबसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो आंसर रहेगा यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, तो गंगा नदी की ये सहायक नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो यमुना नदी रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो गंगा नदी है उसकी लंबाई रहेगी 2525 किलोमीटर। और ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई रहेगी 1375 किलोमीटर। कई जगह पर 1376 भी दिया मिलता है, कई बार 1376 भी दिखाते हैं। तो यमुना नदी की लंबाई रहेगी 1375 किलोमीटर और गंगा नदी की लंबाई रहेगी 2525 किलोमीटर। और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। अब बात करें कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी की भी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी रहेगी? तो यमुना नदी की सहायक नदी रहेगी, तो यमुना नदी की सहायक नदी रहेगी सोम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते, सोम, पथराला, बुड्ढी, केन, सोम, पथराला, बुड्ढी, केन, बेतवा, चंबल, सिंध। तो यमुना नदी की 7 सहायक नदी हैं, सोम, पथराला, बुड्ढी, केन, बेतवा, चंबल, सिंध। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी रहेंगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, यानी कि ये नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्य सहायक नदी कौन सी है यमुना नदी की? तो आंसर रहेगा चंबल। ठीक है, चंबल रहेगी मुख्य सहायक नदी, यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी रहेगी चंबल रहेगी। अब बात करें, कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जो सोम नदी है, सोम नदी पर दादुपुर बांध है, तो सोम नदी किसकी सहायक नदी होती थी? तो सोम नदी यमुना नदी की सहायक नदी होती थी। अब बात करें कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी के क्या क्या नाम हैं? तो यमुना नदी को बोलते हैं चिरस्थायी नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। यमुना नदी को चिरस्थायी नदी कहते हैं। अब ये चिरस्थायी नदी क्यों कहते हैं? मतलब चीर कर जाने वाली, क्योंकि हरियाणा के पूर्व में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य बहती है, या उत्तर प्रदेश या हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछे कि यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है। और यमुना नदी को चिरस्थायी नदी भी कहते हैं। और यमुना नदी का आकार कैसा? तो यमुना नदी सर्पाकार है, मतलब सांप की तरह ही ये सर्पाकार बोलते हैं इसको, मतलब सर्पाकार रहेगी और हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करने वाली नदी कौन सी है, या सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, या हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर रहेगा यमुना नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो ये यमुना नदी है, तो ये 12मासी नदी रहेगी, यानी कि 12मासी नदी, यानी कि पूरे साल बहती है ये नदी। इसीलिए इसको सदा नीरा भी बोलते हैं, यानी कि सदा इसमें पानी रहता है, तो इसे सदा नीरा भी कहते हैं और 12मासी भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल बहती है। और इसका नाम रहेगा, यमुना नदी का नाम रहेगा, इसे नित्य वाहिनी भी बोलते हैं, नित्य वाहिनी, नित्य वाहिनी भी बोलते हैं। और इसको यम की बहन भी बोलते हैं, यम की बहन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यम की बहन हरियाणा की किस नदी को कहते हैं? तो यम की बहन यमुना नदी को कहते हैं। यम की बहन कहते हैं, तो इसको सूर्य पुत्री भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री भी कहते हैं इसको। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यमुना नदी से। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती? कभी आप ये सोचो कि ये जो नदी है यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी उत्तराखंड में जो यमुनोत्री है,
यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, लेकिन ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। हरियाणा के उत्तर में जितनी भी नदियां हैं या उत्तरीय कुआतंत्र में जो नदियां हैं हरियाणा में, वो सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है? तो HSSC ने माना यमुना नदी की हरियाणा में लंबाई 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर, ठीक है, 328 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी लंबाई है हरियाणा के अंदर वो है 320 किलोमीटर। लेकिन HSSC के अनुसार 328 किलोमीटर लंबाई रहेगी यमुना नदी की हरियाणा में, और वैसे इसकी लंबाई है यमुना नदी की 1375 किलोमीटर। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं इसके बाद घग्गर नदी की, जो हरियाणा की दूसरी मुख्य नदी रहेगी। हरियाणा की दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी रहेगी, और हरियाणा की मुख्य नदी यमुना नदी है, दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी है। अब बात करें कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी भी कहते हैं इसको। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो घग्गर नदी किस राज्य से निकलती है? अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में किस जिले से निकलती है? तो सिरमौर जिले से। तो हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है वहां से निकलती है। तो सिरमौर जिले में ये कहां से निकलती है? तो सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है डागसाई। ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, ये डोगसाई नामक स्थान से निकलती है। तो जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी ये रहेगी। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल रहेगा हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, और सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है डोगसाई नामक स्थान। तो वहां से ये निकलती है। और इसके बाद ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले से प्रवेश करती है। और पंचकुला जिले में कहां से प्रवेश करती है? तो पंचकुला के कालका से। यहाँ पर ये कालका है, तो ये कालका से प्रवेश करती है, हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। और फिर ये इसके बाद पंचकुला के बाद फिर ये पंजाब चली जाती है, पंजाब के पटियाला, पटियाला के बाद फिर ये हरियाणा में अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा के बाद फिर ये पंजाब के पटियाला, और फिर उसके बाद फिर ये हरियाणा के कैथल जिले में, कैथल जिले के बाद फिर ये पंजाब के पटियाला जिले में, और फिर उसके बाद ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद के बाद फिर ये सिरसा जिले में, सिरसा जिले के बाद फिर ये चली जाती है राजस्थान। और राजस्थान में कहां पर? तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है हनुमानगढ़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो घग्गर नदी कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है? तो घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो घग्गर नदी की सहायक नदी रहेगी सरस्वती। सरस्वती नदी घग्गर की सहायक नदी है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो घग्गर नदी की सहायक नदी रहेगी सरस्वती नदी रहेगी। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो घग्गर नदी राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है? तो आप सोचोगे कि ये मतलब पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। तो ये पूर्वी दिशा से नहीं प्रवेश करती, क्योंकि राजस्थान इस तरफ रह जाता है, सारा राजस्थान जो राजस्थान है, तो ये राजस्थान में उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। अगर बात करें कि राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है, तो घग्गर नदी राजस्थान में उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है, उत्तरी दिशा से प्रवेश करती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। घग्गर की सहायक नदी रहेगी सरस्वती नदी, और घग्गर नदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। फिर बात करें कि जो आपने नाम सुना होगा अकरा, अकरा नदी। तो अकरा नदी इसी का नाम है अकरा, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को ही अकरा नदी कहते हैं। सिरसा के अंदर एक बांध है, सिरसा के अंदर एक बांध है जिसका नाम है ओट्टू बांध। ठीक है। तो सिरसा के अंदर जो ओट्टू बांध है वो इसी नदी पर है, घग्गर नदी पर।
तो ओट्टू बांध के बाद ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का नाम अकरा नदी हो जाता है। तो अच्छे से आप नोट कर लेना, अकरा नदी इसी का नाम है, घग्गर नदी का। ओट्टू बांध के बाद जब ये राजस्थान में जाती है तो ओट्टू बांध के बाद इसका नाम हो जाता है अकरा। ठीक है, तो अकरा इसी का नाम रहेगा और घग्गर की सहायक नदी रहेगी, सरस्वती इसकी सहायक नदी रहेगी। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करें हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी। अब जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कहां से ये सरस्वती नदी है? और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है सिरमौर। ठीक है, तो सिरमौर से ये निकलती है सरस्वती नदी और सिरमौर में शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिरमौर जिला, सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है वहां से निकलती है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल रहेगा सिरमौर जिले की शिवालिक की पहाड़ियां। फिर बात करते हैं कि जो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और यमुनानगर जिले में कहां से प्रवेश करती है? तो एक स्थान है आदि बद्री, आदि बद्री स्थान। ये जो आदि बद्री है यमुनानगर में, यहां से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ये कहां से प्रवेश करती है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद ये यमुनानगर के बाद ये चली जाती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये शाहबाद, शाहबाद के बाद ये कुरुक्षेत्र के पेवा होते हुए ये चली जाती है कैथल, कैथल के बाद ये चली जाती है पंजाब। और पंजाब के अंदर जो पटियाला है, पटियाला में एक स्थान है जिसका नाम है सतराना, सतराना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी घग्गर नदी से कहां पर जाकर मिलती है? क्योंकि सरस्वती घग्गर की सहायक नदी है। तो सरस्वती नदी पंजाब के अंदर जो पटियाला है, पटियाला के सतराना नामक स्थान पर घग्गर नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। घग्गर नदी से कहां पर जाकर मिलती है? तो पटियाला के सतराना नामक स्थान पर, यहां पर यह सरस्वती नदी घग्गर नदी से मिल जाती है। सरस्वती की सहायक नदी रहेगी मारकंडा, मारकंडा, टांगरी नदी। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चेतांग नदी किस, प्राचीन समय में चेतांग नदी किसकी सहायक नदी होती थी? प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में चेतांग नदी सरस्वती की सहायक नदी होती थी। प्राचीन समय में चेतांग नदी सरस्वती की सहायक नदी होती थी और सरस्वती नदी की सहायक नदियां रहेंगी टांगरी, मारकंडा। ठीक है, अब ये जो सरस्वती नदी इसका बहाव क्षेत्र, तो सरस्वती नदी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल इन जिलों में बहती है। और आप एक पॉइंट आप और नोट करना, जो ये घग्गर नदी से क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि घग्गर नदी हरियाणा की उत्तरी सीमा पर बहती है। घग्गर नदी हरियाणा की उत्तरी सीमा पर बहती है। तो आप ये मत मानना कि जो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर जो जिले हैं तो सभी जिलों में बहती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से किस जिले में घग्गर नदी नहीं बहती? तो देखो पंचकुला, पंचकुला में घग्गर नदी है, उसके बाद अंबाला है, उसके बाद कैथल। ठीक है, कुरुक्षेत्र में नहीं बहती। फिर उसके बाद कैथल के बाद ये चली जाती फतेहाबाद, जींद में नहीं बहती। फिर फतेहाबाद के बाद ये सिरसा चली जाती है। तो आपको ये याद रखना, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी कुरुक्षेत्र और जींद में नहीं बहती है। क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि घग्गर नदी इनमें से किस जिले में नहीं बहती है? क्योंकि घग्गर नदी जींद और कुरुक्षेत्र जिले में नहीं बहती है। ये सिर्फ पंचकुला, पंचकुला के बाद ये पंजाब, पंजाब के बाद फिर अम्बाड़ा, फिर पंजाब, फिर कैथल, फिर पंजाब, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा। तो जींद और कुरुक्षेत्र में घग्गर नदी नहीं बहती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब सरस्वती नदी से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जिसने महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने, तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठकर की थी? तो आंसर आएगा सरस्वती नदी के किनारे। महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठकर की थी? तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती
नदी के किनारे। ठीक है, अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो हरियाणा की कौन सी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, यानी कि किस नाम से पुकारा गया, तो इसे कहा गया नदी तमा, नदी तमा कहा गया। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यमुनानगर जिले में एक गांव है मुगलावली, मुगलावली, तो मुगलावली गांव की खुदाई की गई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यमुनानगर के किस गांव की खुदाई की गई, तो मुगलावली गांव की खुदाई की गई। और कब की गई ये भी एग्जाम में पूछते हैं, तो 2015 में की गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर बात करें कि आर्यों की पवित्र नदी कौन सी है, तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी, आर्यों की पवित्र नदी। तो आर्यों की पवित्र नदी रहेगी सरस्वती नदी। और हरियाणा की पवित्र नदी भी सरस्वती नदी रहेगी, हरियाणा की राजकीय नदी भी सरस्वती नदी रहेगी। और पांडवों ने 13 मास किस नदी के किनारे बिताए थे, तो सरस्वती नदी के किनारे। पांडवों ने 13 मास किस नदी के किनारे बिताए थे, तो सरस्वती नदी के किनारे बिताए थे। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना, प्रीवियस एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक तो नदियों से उद्गम स्थल पूछा जाता है कि कहां से ये निकलती है। दूसरा पूछा जाता है कि मतलब इसका हरियाणा के अंदर किस जिले में इसका बहाव क्षेत्र है। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर बात करते हैं मारकंडा नदी की। ये जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है नाहन। तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है। और नाहन जिले में है शिवालिक की पहाड़ी। तो नाहन जिले में शिवालिक की पहाड़ी है। जो शिवालिक की पहाड़ी है जो नाहन जिले में, उन्हें बोलते हैं धरतीधर पर्वत श्रेणी, धरतीधर पर्वत श्रेणी। तो ये जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है, तो वहां पर एक स्थान है जिन्हें बोलते हैं धरतीधर पर्वत श्रेणी, तो वहां से निकलती। तो ये मारकंडा नदी का उद्गम स्थल रहेगा, मतलब कहां से निकलती है। फिर उसके बाद मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है, तो मारकंडा नदी अम्बाड़ा जिले से प्रवेश करती है। तो अम्बाड़ा जिले से प्रवेश करती है। तो अम्बाड़ा जिले में कहां से प्रवेश करती है, या क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो अम्बाड़ा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक स्थान है जिसका नाम है काला अम्ब। काला अम्ब पानीपत के अंदर भी है और काला अम्ब यहाँ पर भी है। ठीक है, अम्बाड़ा और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर, तो उसके बॉर्डर पर है ये काला अम्ब। और ये सिरमौर जिले में आता है काला अम्ब, न कि हरियाणा में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि मारकंडा नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में ये प्रवेश करती है काला अम्ब नामक स्थान से, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर है काला अम्ब, वहां से प्रवेश करती है अम्बाड़ा में। फिर इसके बाद ये चली जाती है कुरुक्षेत्र। तो मारकंडा नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में जाकर ये मिल जाती है सरस्वती नदी से, क्योंकि मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है। तो मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र में कहां पर जाकर मिलती है, तो यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है अरुणाई गांव। ये भी पॉइंट पूछते हैं कि मारकंडा नदी सरस्वती नदी से कहां पर जाकर मिलती है, तो अरुणाई गांव में जाकर मिलती है। तो अरुणाई गांव में एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील। ये भी पूछते हैं कि किस झील में जाकर मिलती है सरस्वती नदी से, तो सनीसा झील में जाकर मिलती है जो अरुणाई गांव में है। और ये जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम रहेगा अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम रहेगा अरुणा नाम रहेगा। ठीक है, और जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी की भी सहायक नदियां हैं, तो वो भी आप नोट करो। मारकंडा नदी की सहायक नदी है रण, नकटी और बेगना।
रणनकटी बेगना ये इसकी सहायक नदी रहेंगी, मारकंडा नदी की सहायक नदी रणनकटी बेगना ये सहायक नदी है। अब बात करें कि हरियाणा के अंदर एक नदी और है उत्तरी उपतंत्र में जिसे बोलते हैं टांगरी नदी। ठीक है, तो टांगरी नदी की बात करते हैं कि ये जो टांगरी नदी है इसको टांगड़ी नदी भी बोलते हैं, टांगड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो टांगरी नदी है इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियां हैं तो एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही है, यानी कि हरियाणा में से ही निकलती है ये टांगरी नदी। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पंचकुला में किस जिले से निकलती है, तो पंचकुला जिले से। और पंचकुला जिले में कहाँ से निकलती है, तो मोरनी की पहाड़ी से, मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ी से निकलती है ये टांगरी नदी। तो हरियाणा की कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से है या सिवा या मोरनी की पहाड़ी से है, तो आंसर रहेगा टांगरी नदी। अब ये टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो सरस्वती की सहायक नदी है। ये जो सरस्वती है इसकी सहायक नदी है और ये पंचकुला में मोरनी के पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी का बहाव क्षेत्र, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो टांगरी नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा पंचकुला और अंबाला, पंचकुला और अंबाला। तो इन पॉइंटों का अच्छे से नोट कर लेना, जो बहाव क्षेत्र है किसी भी नदी का। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी या हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी या मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है करोह, करोह चोटी। और करोह चोटी की ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर। ये तो काफी बार एग्जाम में आया है कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो करोह चोटी है उसकी ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो आज यमुना नदी की आज मतलब हरियाणा की जो नदियां हैं, तो आज कराया है मैंने आपको हरियाणा का उत्तरी अपवातंत्र। ठीक है, तो आज एक क्लास और रहेगी, उसमें कराएंगे हरियाणा का दक्षिण अपवातंत्र नदियों का। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।